नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी एग्ज़ाम 2024 और पशु परीक्षक एग्ज़ाम 2024 से संबंधित राजस्थान जीके की एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम 2000 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रश्नों की बात करेंगे और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और सभी प्रश्न हम व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आप सभी शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 351वें प्रश्न की ओर। तो इस 351वां प्रश्न है हमारा, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जो गतिशील रेत के टीले होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? डांड, रोहिड़ा, टोर, तरियन। तो जो गतिशील रेत के टीले होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में तरियन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तरियन कहा जाता है स्थानीय भाषा में गतिशील रेत के टीले को। और जो गतिशील रेत के टीले होते हैं, जो गतिशील रेत के टीले होते हैं, जो दो टीले होते हैं, माना ये दो टीले हो गए, इनके बीच में जो गर्त बनती है, इनके बीच में जो गर्त बनती है उसे डांड कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इनके अगर दो गतिशील टीले हैं, माना कि दो गतिशील टीले हैं, उनके बीच में जो गर्त बनती है उसे डांड कहा जाता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 352वां प्रश्न, बात करते हैं निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित हैं? तो कौन सी पहाड़ियाँ? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, रोजा पाकर, इसराना पाकर, गिरवा की पहाड़ियाँ। तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो किसमें स्थित है? अरावली, मध्य अरावली में स्थित हैं। बात करते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो मध्य अरावली में स्थित हैं। बाकी पहाड़ियों की बात करें तो रोजा पाकर और इसराना पाकर दोनों कहाँ पर स्थित हैं? जालौर में। कहाँ पर है? जालौर में स्थित हैं। गिरवा की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ जो है उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में। जो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं, तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ, उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित हैं। बाकी हमारे पहाड़ियों की बात हो गई कौन कौन सी, तो ये हमारे कौन कौन सी हो गई? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ और जालौर की पहाड़ियाँ। तो जालौर की पहाड़ियाँ और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ की बात करें तो इनमें से सबसे पहले बात करते हैं रोजा पाकर और इसराना पाकर। रोजा पाकर, अगर किसी भी पहाड़ी के पीछे पाकर शब्द मिल जाए तो ये जालौर में होगी। और ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा करेक्ट है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है? ब्यावर, अजमेर में, मध्य अरावली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 353वां प्रश्न। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लू, गरज बौछार, मावठ, ओलावृष्टि। तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? लू कहते हैं, सॉरी मावठ कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मावठ। जो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों से आती हैं, ये मावठ के ऊपर हम अलग से एक क्लास बनाएंगे, पूरी मावठ को अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि मावठ से हर पेपर में एक प्रश्न मावठ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसी कारण पढ़ना जरूरी है इसे। पश्चिमी विक्षोभों के कारण, यानी कि जो भी पश्चिमी विक्षोभ हुए हैं भूमध्य सागर से, कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से उठकर जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, उनके कारण जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर वर्षा होती है। कब होती है? शीतकाल में। इसे शीतकालीन वर्षा भी कहते हैं। शीतकालीन वर्षा को मतलब कि मावठ कहा जाता है। लू जो होती है ये गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, जो कब चलती हैं? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। अगली बात करते हैं 354वां प्रश्न, राजस्थान में भूरी मृदा का विस्तार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट कीजिए आंसर। राजस्थान में भूरी मृदा का विस्तार है। जैसलमेर, भरतपुर, बूंदी, बाड़मेर। राजस्थान में भूरी मृदा का विस्तार जो है वो बनास नदी जो है, बनास नदी के तट पर या फिर बनास नदी के पास पास, यहाँ ये बनास नदी बह रही है तो इसके आसपास का जो एरिया है ये दोनों तरफ, इस एरिया में पाई जाती है कौन सी मृदा? तो भूरी मृदा। तो भूरी मृदा के बारे में आपको बताना है कहाँ पर पाई जाती है। भूरी मृदा हमारे पाई जाती है, बात करते हैं तो बूंदी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बूंदी में पाई जाती है भूरी मृदा। बाकी जो बनास नदी, जहाँ पर बनास नदी का बहाव क्षेत्र है, बनास नदी का जो भी बहाव क्षेत्र है उसमें पाई जाती है हमारे कौन सी? भूरी मृदा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, रोजारगढ़ की पहाड़ियाँ। तो राजौरगढ़ की पहाड़ियाँ। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है हमारे थन्नागाजी। थन्नागाजी कहाँ पर है? तो ये हमारे स्थित है अलवर में। और अलवर में, थन्नागाजी में भी किस किस पहाड़ी से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उदयनाथ की पहाड़ियाँ थन्नागाजी अलवर से इसका उद्गम होता है।
इसके ऊपर बना हुआ है सीकरी बांध। कौन सा बांध? सीकरी बांध। और ये जो नदी है वो डींग जिले की मुख्य नदी है। डींग जिले की मुख्य नदी है। डींग में इसके किनारे जल महल भी बने हुए हैं। और रूपारेल नदी का पानी किस में जाता है? मोती झील में। मोती झील में। और कहाँ पर जाता है? लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ जो दुर्ग है भरतपुर में, वहाँ पर जाता है। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन भी बोला जाता था, यानी मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन बोलते हैं। इसका पानी मोती झील में जाता है, इसी कारण इसे भी लाइफ लाइन बोलते हैं भरतपुर की। अगला अगला प्रश्न है, जयसमंद झील में कौन सी नदी का पानी आता है? जयसमंद झील में आयड़ नदी, गोमती नदी, चंद्रा नदी, रूपारेल नदी। जयसमंद झील में कौन सी नदी का पानी आता है? अभी हमने रूपारेल नदी की बात की, इसका पानी जाता है मोती झील में। मोती झील में। कौन सी झील? मोती झील। चंद्रा नदी का पानी जाता है अन्ना सागर झील। कौन सी झील? याद रखना है आपको, अन्ना सागर झील। इसके अलावा बात करें गोमती नदी का पानी आता है जयसमंद में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जयसमंद में पानी आता है गोमती नदी का। और इसे क्या कहते हैं? डेबर। इसे डेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबर झील। डेबर नदी का पानी आता है। गोमती नदी को डेबर नदी भी कहते हैं, डेबर झील भी कहा जाता है। आयड़ नदी का पानी किसमें पड़ता है? उदय सागर में। उदय सागर में आयड़ नदी का पानी पड़ता है। उसके बाद उदय सागर से वापस निकलती है तो नदी ये बेड़ज नाम से कहलाती है। किस नाम से जाती है? बेड़ज नाम से। और बेड़ज की बात करें, बेड़ज और गंभीरी, बेड़ज और गंभीरी और बेड़ज दोनों के संगम पर है हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये स्थित है गंभीरी और बेड़ज के संगम पर। अगला प्रश्न 357वां प्रश्न। 357वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 23, 25, 26, 28। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 25। 25 उच्च न्यायालय हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, सोम कमला अम्बा परियोजना किस मतलब की सिंचाई परियोजना किस जिले की है? सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले की है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो सोम कमला अम्बा परियोजना जो है वो किस मतलब की सिंचाई परियोजना किस जिले की है? डूंगरपुर जिले की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर जिले में जलापूर्ति के लिए सोम कमला अम्बा परियोजना चलाई गई है। और ये किस नदी पर है? सोम नदी पर। सोम नदी पर। और सोम नदी जो किसकी सहायक नदी है? माही नदी। माही नदी की सहायक नदी है। इससे ही रिलेटेड, इसी नाम से रिलेटेड एक हमारे उदयपुर में है सोम कागदर। सोम कागदर योजना। अगला प्रश्न 359वां प्रश्न। 359वां प्रश्न, हरित राजस्थान योजना का आरंभ कब हुआ? जो हरित राजस्थान योजना है इसका आरंभ कब हुआ? 2007, 2009-10, 2004-5, 2002, 2003। तो हरित राजस्थान योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2009 और 2010 में। अगला प्रश्न 360वां प्रश्न। 360वां प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो हम बात करते हैं कब की? वन रिपोर्ट 2023-24 की। 2023-24 की बात करते हैं। इसके अनुसार हमारे कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य? 25, 26, 27, 28। तो वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार कुल कितने मतलब वन्यजीव अभयारण्य? 26। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 26 वन्यजीव अभयारण्य है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कितने हैं? 3 हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर हमारे कौन से? कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 36 हैं। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 36। बाघ परियोजनाएं कितनी है? बाघ परियोजनाएं हमारी कितनी है? तो बाघ परियोजनाएं 5 बाघ परियोजनाएं। और बात करें इसकी तो यहाँ पर जैविक उद्यान कितने हैं? तो जैविक उद्यान राजस्थान में है 4। ये हमारे जो है वो किसके अनुसार है? तो ये हमारे वार्षिक प्रतिवेदन जो है, वन रिपोर्ट नहीं, वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार है 2023-24 के अनुसार। अगला प्रश्न 361वां प्रश्न। 361वां प्रश्न है, बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसकी किस्म है? बीकानेरी नरमा और मालवी ये किसकी किस्म है? गेहूँ, कपास, मक्का, मूंगफली। तो किसकी किस्म है? ये हमारे कपास की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कपास की किस्म है बीकानेरी नरमा और मालवी। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, राजमहल टोक खान किससे संबंधित है? राजमहल टोक खान है वो किससे संबंधित? सोना, पन्ना, चांदी, तांबड़ा। तो राजमहल टोक है किससे संबंधित है? ये हमारे स्थित है तांबड़ा या फिर जिसे गार्नेट क्या कहा जाता है? गार्नेट। तांबड़ा या गार्नेट से संबंधित है राजमहल टोक या फिर सरवाड़ अजमेर किससे संबंधित है? सरवाड़ अजमेर या फिर सरवाड़ हमारे अभी कहाँ पर पड़ता है? ब्यावर में पड़ता है सरवाड़। और राजमहल
टोंक में नहीं है। राजमहल भी हमारे किस में है? केकड़ी में। राजमहल केकड़ी में है, सरवाड़ अजमेर में है। सॉरी, सरवाड़ तो अजमेर में है, राजमहल केकड़ी में है। अगला प्रश्न, तो 363वां प्रश्न। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 363वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क कहाँ विकसित किया गया? राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क है वो कहाँ विकसित किया गया? बोरानाडा, रानपुर, गंगानगर, अलवर। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो हमारे कितने एग्रो फूड पार्क? 4 हैं और एक प्रस्तावित है। पहला कहाँ पर है? रानपुर कोटा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रानपुर कोटा में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा एग्रो फूड पार्क है। उसके बाद बोरानाडा जोधपुर में, बोरानाडा जोधपुर में। उसके बाद उद्योग विहार गंगानगर, उद्योग विहार गंगानगर में। इसके बाद मत्स्य अलवर, मत्स्य अलवर में। इसके बाद एक कहाँ पर प्रस्तावित है? झालावाड़ में प्रस्तावित है। कौन सा? तो झालावाड़ में प्रस्तावित है एक एग्रो फूड पार्क। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जिसे हम क्या कहते हैं? रिको। रिको की स्थापना कब हुई? रिको की स्थापना कब हुई? 1990, 1985, 1980, 1975। तो रिको की स्थापना कब हुई? 1980 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1980 में रिको की स्थापना हुई। इसे कहते हैं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विकास एवं विनियोजन निगम। अगला प्रश्न 365वां प्रश्न। 365वां प्रश्न है देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि में, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? 2011 में राजस्थान का कौन सा क्रम है? 24वां, 27वां, 12वां, 8वां। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्रम है? 8वां। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्रम है। और भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में 5.67% निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितना है? 5.67। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1967, 68, 69, 66। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1966 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1966 में हमारे मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है कौन सा स्थान और ऊर्जा स्रोत सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा परियोजना, साउथवाटा परमाणु ऊर्जा, गोरीर सौर ऊर्जा, केरल भूतापीय ऊर्जा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केरल जो है वो लिग्नाइट आधारित कोयला से उत्पन्न होती है ऊर्जा, लिग्नाइट आधारित, कौन सा? लिग्नाइट आधारित परियोजना है जो कहाँ पर है? थम्बुली में, थम्बुली में स्थित है। और थम्बुली कहाँ पर है? तो ये स्थित है हमारे बाड़मेर में, थम्बुली बाड़मेर में। इसके अलावा बात करें जैसलमेर पवन ऊर्जा परियोजना सही है, रावतबाटा में परमाणु ऊर्जा सही है, गोरीर में भी सौर ऊर्जा सही है। अगला प्रश्न 368वां प्रश्न। 368वां प्रश्न है 1857 की विद्रोह में राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ? 4, 5, 6, 7। तो 1857 के विद्रोह में राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो ये हमारी सैनिक छावनियाँ 6 सैनिक छावनियाँ थी। बात करते हैं 6 सैनिक छावनी की। पहली सैनिक छावनी थी नसीराबाद, नसीराबाद। और दूसरी कौन सी थी? तो नीमच, नीमच। तीसरी कौन सी थी? एरियनपुरा। चौथी की बात करें तो हमारे देवली। और पांचवी ब्यावर। और छठी खेरवाड़ा। बात करते हैं नसीराबाद अजमेर में, अजमेर में थी। नीमच हमारे कहाँ पर? मेवाड़ में। अभी तो एमपी में है, मेवाड़ में थी। एरियनपुरा पाली, देवली टोंक में। और ब्यावर भी ब्यावर में है। खेरवाड़ा उदयपुर, खेरवाड़ा उदयपुर में थी। बात करते हैं सबसे पहले तो ब्यावर और खेरवाड़ा दोनों ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्रांति में भाग नहीं लिया था। दोनों की याद रखना है, ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न 369वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इधर तो दिए हुए अनुच्छेद और इधर दिए हुए राज्यपाल की, मतलब कि राज्यपाल के बारे में। तो 155वें अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति, 156वां अनुच्छेद नियुक्ति के लिए योग्यताएं, 158 अनुच्छेद राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, 159 अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा शपथ। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 156वां। तो 156वें में क्या है?
तो 156वें में सबसे पहले बात करें तो 156वें में है इसका कार्यकाल। कार्यकाल और पद के लिए योग्यताएं ये हमारे किसके हैं, 157 में है। 157 में पद के लिए योग्यताएं या फिर जिन्हें हम बोल देते हैं अहर्ताएं। क्या, अहर्ताएं। बात करते हैं सबसे पहले तो 153वें अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि राज्यपाल होगा। राज्यपाल, अरे बोले कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 में इसकी कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्तियाँ। इसके अलावा बात करें तो 155 में इसकी नियुक्ति है, 156 में इसका कार्यकाल है, 157 में क्या है, इसकी योग्यताएं हैं, 158 में इसके पद के लिए शर्तें हैं, 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ है और 161 में इसके द्वारा समाधान की शक्ति, किसकी, समाधान की शक्ति। 164 में मंत्रिपरिषद का गठन, किसका, मंत्रिपरिषद का गठन। 165 में महाधिवक्ता का गठन, किसका, महाधिवक्ता का गठन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है राज्यपाल द्वारा। ये हो गए राज्यपाल की कुछ अनुच्छेद। इसके अलावा और भी अनुच्छेद हैं, उनकी बात करेंगे हम राज्यपाल से संबंधित क्लास में। अगला प्रश्न 370वां प्रश्न। 370वां प्रश्न है, राज्य मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो राज्य का मंत्री होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बात करते हैं विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति। तो राज्य का मंत्री जो होता है किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विधानसभा के प्रति ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और ये मतलब कि अपने पर्सनली या व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राज्यपाल के प्रति। किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है कौन, राज्य का मुख्यमंत्री या फिर मंत्री जो होता है व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कुछ प्रश्नों की बात की। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।